प्रभाव घुमट जीवकाल में स्वक्षेत्र परिवर्तन में कल हम लोगों ने इसकी चर्चा की। अब आपके जो प्रश्न आ रहे हैं उन प्रश्नों की तरफ हम लोग चलते हैं। सबसे पहले सुनीता बज दीदी, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आपका कुछ प्रश्न था इसके प्रति। ठीक, हाँ पूछिए। हाँ, वंदना भैया जी। भैया जी, मेरा प्रश्न है, नित्य निगोद वाले जीव का स्व क्षेत्र परावर्तन कैसे होता होगा फिर? बहुत बढ़िया। देखिए, नित्य निगोदिया किसे कहा गया है? जिसने अभी तक तरस पर्याय नहीं पाई है वो नित्य निगोदिया है, अनादिकाल से निगोद में ही है। और यहाँ पर सर्व जगन्य, और निगोद में ये मत समझना कि सबके जितने भी जीव है उनकी सबकी सर्वजगन्य अवगाहना नहीं है। सूक्ष्म निगोदिया जीव की सूक्ष्म जो अवधारणा बताइए वो भी रुजुगति से जन्मा हुआ लब्ध पर्याप्त जीव। क्योंकि निगोद में तो बादल भी है और सूक्ष्म भी है, पर्याप्तक भी है भी अपर्याप्तक भी है। मतलब बहुत सारी ऐसी वहां पर सिचुएशंस है, पर्याय है, जिनमें से उनका स्व क्षेत्र परावर्तन शुरू होकर के कुछ हद तक बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि स्व क्षेत्र परावर्तन में गति का, किसी भी प्रकार की आयु का, किसी भी प्रकार के वेद का आदि का वहां पर बंधन नहीं है, सिर्फ शरीर की अवगाहना। तो शरीर की अवगाहना जितनी है, एक प्रदेश और बढ़ाना है वो भी निगोदिया में मिल सकते हैं, और एक प्रदेश बढ़ाना है वो भी निगोदिया में मिल सकते हैं। तो सूक्ष्म निगोदिया की अपेक्षा से, नित्य निगोद की अपेक्षा से जो जो पर्याय को वो धारण कर सकते हैं वहां वहां तक उनका स्व क्षेत्र परावर्तन चलेगा। और फिर जब अब नित्य निगोद में उनकी पात्रताएं पूर्ण हो जाएगी कि अब नित्य निगोद में इस प्रकार का कोई शरीर बचा नहीं है जिनको उन्होंने धारण नहीं किया है, तो वहां पर उनका स्व क्षेत्र परावर्तन रुक जाएगा। रुक जाएगा मतलब कि ऐसी कोई चीज नहीं कि जिसको फिजिकली रोका जाएगा, या पहिया चल रहा था उसका रोक जाएगा, नहीं। रोका जाएगा मतलब उसका काउंट नहीं बढ़ेगा। काल तो आगे बढ़ेगा उनका, किंतु काउंट नहीं बढ़ेगा। काउंट कब आगे बढ़ेगा? अगर वो वहां से निकल करके और किसी पर्याय को प्राप्त करते हैं, निगोद पर्याय से निकल करके और किसी पर्याय को प्राप्त करते हैं, और फिर एक एक प्रदेश एक एक प्रदेश एक एक प्रदेश को वो बढ़ाते 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 आगे की क्रम के अनुसार अगर आगे के शरीर को धारण करते हैं तो उनका स्वक्षेत्र परावर्तन आगे बढ़ेगा, नहीं तो वही के वही रुकेगा। और जब तक पूरा नहीं होता तब तक वैसे ही रहेगा, आगे नहीं बढ़ यानी सकता। यानी सबसे कम समय वाला द्रव्य परावर्तन वहां वही होगा, स्व क्षेत्र परावर्तन निगोद में ही होगा। समय की अपेक्षा से नहीं है, शरीर की अपेक्षा से है। अपेक्षा तो से। 8-10 बार में मरने वाले लब्ध पर्याप्त जीवों में सूक्ष्म निगोदिया भी तो 8-10 बार में मरते हैं। पृथ्वी का एक सूक्ष्म भी मरते हैं, सूक्ष्म जलकायिक भी मरते हैं, लब्ध पर्याप्त सूक्ष्म अग्निकायिक भी मरते हैं। लब्ध पर्याप्त वो भी तो श्वास के 8-10 बार में 18 बार जन्म मरण करते हैं। किंतु यहाँ पर नित्य निगोदिया की अपेक्षा से जब वर्णन किया जाएगा तो नित्य निगोद की अपेक्षा जो जो जीव वहां पर है, तो हर एक का शरीर समान नहीं है। हर एक का शरीर समान नहीं है, और ना ही वहां पर सिर्फ लब्ध पर्याप्त जीव है, वहां पर बाकी के प्रकार के बादल जीव भी है। बादल निगोदिया भी कह सकते हो उनको, पर्याप्तक भी कह सकते हो। तो अपनी अपनी आयु जितनी जितनी उनको है वो उस शरीर के साथ में पूर्ण करते हुए अपने परावर्तन को चलाएंगे, किंतु वो परावर्तन पूरा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि स्वक्षेत्र परावर्तन पूरा तब होगा जब वो त्रस में आएंगे, पंचेंद्रिय पर्याय को पाकर के महामत्स्य किया होगा ना, और वो भी क्रम से जब तक नहीं करेंगे तब तक स्वक्षेत्र परावर्तन उनका पूरा नहीं होगा। बीच में किसी का रुक जाएगा, कोई बात नहीं है। वैसे नित्य निगोदिया ही क्यों, बाकी बहुत सारे जीवों का रुक जाता है, बहुत सारे जीवों का रुक जाता है। अब मान लो हम में से कोई अगर मान लो अभव्य है, हम में से कोई अभव्य है, मिथ्या दृष्टि है, और वो अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि है, तो उसका स्वक्षेत्र परावर्तन अगर मान लो बनाते बनाते एक शरीर बनाते बनाते हमारे मनुष्य के शरीर की इतना हो चुका है, किंतु मनुष्य का शरीर महामत्स्य के सामने बहुत छोटा है, तो इसका मतलब उसको और बहुत सारी अवगाहना उनको धारण करना है। उसमें फिर बहुत बड़े लट भी आएगी, बहुत बड़ा शंख भी आएगा, बहुत बड़ा वटवृक्ष का पत्ता भी आएगा, कमल का फूल भी आएगा। मतलब वो पंचेंद्रिय मनुष्य क्यों ना हो, शरीर की अपेक्षा उसको आगे वाली अवगाहना के लिए एकेंद्रिय पर्याय को भी धारण करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि अब ये बड़े बड़े परावर्तन जो है, ये जरूरी नहीं कि किसी जीव के पूरे ही पूरे हो जाए करके, पूरे हो जाए मतलब वो
एक बार चले हैं तो बीच में रुक जाएंगे, और रुक के और अनादिकाल, काल बहुत बड़ा है। तो अनादिकाल से ये जो जीव है, बाकी के जीवों की चर्चा कर रहा हूँ, नित्य निगोदिया की नहीं, क्योंकि नित्य निगोदिया तो बाहर निकला ही नहीं है, तो उसने त्रसों की पर्याय तो पाई नहीं है, द्विइंद्रिय तीन्द्रिय तो नहीं बना है। तो वो उन सारी की सारी वो जो पर्याय है, त्रस वाली जो पर्याय है उसकी, उसके सारे शरीरों की पर्याय उसको अभी तक धारण करनी है, और तब जाकर के वो अपने स्वक्षेत्र परावर्तन को पूरा कर पाएगा। ठीक है सुनीता दीदी, प्रश्न यही था या? ठीक है भैया। ठीक। वंदना। अर्चना दीदी भरूच, फिर कुसुम दीदी कलकत्ता, फिर डॉक्टर महीना दीदी, फिर रेखा दीदी। अर्चना दीदी पूछिए। हाँ, वंदना भैया जी। हम्म, भैया जी, कल का जब शव अपन ने शुरू किया था तो स्वाद क्षेत्र परावर्तन और पर क्षेत्र परावर्तन था। तो हम्म, जो पर क्षेत्र में है, एक जीव का स्वाद क्षेत्र लिया, तो जैसे जगन अफगाना से उसने जन्म लिया और आयु पूर्ण करके उसका मरण हुआ। फिर एक प्रदेश आगे जाके उसने जन्म लिया, बीच में जितने भी जन्म आ गए वो काउंट नहीं है। लेकिन जब दूसरा जन्म लिया तो वो पर क्षेत्र की अपेक्षा से नहीं होगा क्या? कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सारे परावर्तन जो है तो पैरेलल एक साथ चल रहे हैं। उसमें से कुछ भाग काल परावर्तन की अपेक्षा से भी आगे जा सकता है, कुछ भाव परावर्तन की अपेक्षा से आगे जा सकता है, कुछ भव परावर्तन की, कोई नोकर्म की अपेक्षा से जा सकता है। क्योंकि एक ही जीव पांच चीजों को, पांच और पांच के उत्तर भेद जितने हुए थे, सबको एक साथ लेकर के चल रहा है। स्वक्षेत्र अच्छा। परावर्तन पूरा हो जाए फिर परक क्षेत्र चालू हो जाएगा, ऐसी तो कोई बात है ही नहीं है। तो स्वक्षेत्र में से ऐसे बहुत सारे अवसर आएंगे जिसकी वजह से परक क्षेत्र भी थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, काल परावर्तन भी थोड़ा आगे बढ़ेगा, नो कर्म कर्म भी थोड़े थोड़े आगे बढ़ेंगे। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, उसमें कोई निषेध नहीं है। अच्छा अच्छा, तो मतलब जो अपन ने सबसे जघन्य अवगाहना वाला जो जीव लिया है, ऋजु गति से जन्मा जन्मा वाला, वही जीव स्वास्थ्य क्षेत्र परावर्तन करके एक एक प्रदेश आगे बढ़ता हुआ और मत्स्य की अवस्था में पहुंचेगा तो उसका स्वक्षेत्र परावर्तन पूरा होगा। उसकी अपेक्षा से पूरी एक साइकिल है। और फिर इसके बाद पर क्षेत्र का कैसे बनेगा इसमें, परक क्षेत्र इसी जीव को? क्या है, परक क्षेत्र भी उसके साथ शुरू हो गया है, कैसे होगा, उसमें क्या क्या होता है वो चर्चा आएगी आगे। स्व क्षेत्र की सारी चर्चा पूर्ण करके फिर परक क्षेत्र में जाएंगे। और एक चीज और पूछना था, जैसे कोई जीव ने जघन्य अवगाहना से जन्म लिया और बीच में कोई दूसरे मतलब उसके बाद सीधा एक दो प्रदेश फिर 30 प्रदेश उसको लगातार अपनी 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 मिलती गई प्रॉपरली, बीच में कोई नहीं लिया, कोई ऐसा बड़ा दूसरा नहीं आया, अपना ही सीक्वेंस बढ़ता रहा, कहीं उसने क्रम नहीं तोड़ा, तो उसका वो जल्दी नहीं पूरा हो जाएगा स्व क्षेत्र परावर्तन फिर दूसरों की अपेक्षा? थियोरेटिकली जल्दी पूरा हो जाएगा, किंतु ऐसा होता नहीं है। हाँ, अलग अलग जीवों को कम ज्यादा समय लग सकता है। अच्छा, मतलब हर एक जीव का ऐसा नियम, मतलब ये है कि उसको बीच में दूसरी अवगाहना वाला जन्म तो लेना ही एक पड़ बात जाता समझ है। लो, आप एक बात समझ लो, मान लो उसने 1,000 प्रदेश वाला आकार धारण कर लिया, एक जीव ने। दूसरा भी जीव है, उसने 1,000 प्रदेश का, दोनों साथ में आ गए हैं, कर्म धर्म संयोग से दोनों साथ में आ गए। इसने भी 1,000 प्रदेश का किया है, इसने भी 1,000 प्रदेश का किया है। अब इसके आगे कौन सा होगा? 1,001 प्रदेश वाली आगे। अवगाहना हो जाएगी। बट अगली अवगाहना में जन्म कहाँ लेना है, ये उनके उनके कर्म के ऊपर तो निर्भर है ना। तो इसने बनता है। कैसे कर्म बांधे हैं? हो सकता है कि इसने पंचेंद्रिय पर्याय तिर्यंश की बांधी थी, हो सकता है इसने देव की पर्याय बांधी थी। अच्छा अच्छा। तो देव की पर्याय में देव की अपेक्षा से ऊंचाई मिलेगी या शरीर मिलेगा उसको। उसमें हो सकता है कि आगे 1,001 वाले प्रदेश ना हो सकता है 25,000 वाले प्रदेश हो। और इसको हो सकता है कि आगे कर्म के, तो आप आपने जो थियोरेटिकली कहा उसका निषेध नहीं किया जा सकता, बट ये बहुत काकत रेयर है, न्याय के जैसा हो जाएगा ये, कि मतलब ताली बज रेयर गई। है, रेयर हो जाएगा ये बहुत। तो ये बहुत दुर्लभ, ऐसा ऐसा चांस बहुत ना के बराबर है। जी जी जी, बस वही मैं दिमाग में चल रहा था, यदि किसी ने लगातार 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 ये करके मस्त के। परावर्तन बाकी की चीजें कर रहा है, नहीं नहीं, वो कर्म का आश्रय वो बंद सारी चीजें तो हो ही रही है उसकी। जी जी जी। ठीक। ठीक है जी भैया जी। वसुंधरी कलकत्ता। हाँ, वंदना भैया जी। हम्म, मैं ये मेरे को कुछ ऐसा स्मरण में आ रहा है कि निगोदिया जीव जो एक शरीर के आश्रय से अनंत अनंत जीव रहते हैं, हम्म, तो वो जीव का जो शरीर जो है ना वो बहुत लंबे समय तक टिका रहता है। हम्म, जिस शरीर के आश्रय से अनंत अनंत जीव रहते हैं
तो वो शरीर बहुत लंबे समय तक टिका रहता है। तो ये कौन से निगोदिया जीव, मतलब जैसे नित्य निगोदिया जीव है या इतर निगोदिया जीव है या पूरा लोक में भी निगोदिया जीव जहां जहां है, तो वो सबकी बात है क्या ये? नहीं देखो, सूक्ष्म की तो बात नहीं, बादर की बात कर सकते हैं, बादर निगोदिया जो है वो भी आ सकते हैं। सूक्ष्म निगोदिया तो अपने आप अपने शरीर के साथ में, तो यहाँ से वहां से वहां, एक आलू का उदाहरण ले लो। हम लोगों ने देखा था कि प्रति समय अनंत अनंत जीव जो है उसमें जन्म ले रहे हैं, आलू में। प्रति समय ले रहे हैं, और प्रति समय अपनी आयु को पूर्ण करके जा भी रहे हैं, बैच बाय बैच बैच बाय बैच आ रही है। तो इसका मतलब है जो वहां से अपनी आयु पूर्ण करके जो निकल गया, आलू वैसे के वैसा है, वहां पर अभी तक टिका हुआ है, शरीर टिका है, अगली बैच आकर के जन्म भी लेकर के उसमें से अपना शरीर ले रही है। किंतु जो हाँ। वहां से निकल करके जा रही है, एक साथ मरण को प्राप्त हो रही है, अब उन्होंने क्या क्या कर्म बांधे हैं उसकी अपेक्षा से अब उन अनंत की अग्नि पर्याय जो है, वो उनमें से बहुत सारे की समान हो सकती है, किसी की अलग हो सकती है, किसी के शरीर समान प्रदेश वाले हो सकते हैं, किसी के अलग हो सकते हैं। वो अपने अपने मतलब वो उस शरीर को छोड़ करके अगले भव में जो जाएंगे, उन्होंने किस प्रकार से कर्म बांधे हैं उस प्रकार का शरीर धारण करेंगे। और अगर अगला शरीर एक प्रदेश अधिक वाला अपेक्षा से है तो स्वक्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, नहीं तो वो स्वक्षेत्र में आगे नहीं बढ़ेंगे परावर्तन की अपेक्षा। पर शरीर टिका है किंतु जीव आकर के तो उसमें से निकल के जा सकते, ये बात चल रही। अच्छा। मान ली को कोई काई है, काई में भी बहुत सारे जीव जन्म ले रहे हैं, उसमें बैच बाय बैच आ रहे हैं और बैच बाय बैच जा रहे हैं। तो अभी तो कई बिल्कुल जिंदा है, उसके अंदर जीव आ रहे हैं, किंतु बहुत सारे जीव उसमें से आकर के चले भी गए। तो जो चले गए हैं अब वो उस शरीर का भाग नहीं है, अब वो नया शरीर भी बनाएंगे। ये इस प्रकार से भी सोच सकते। डॉक्टर महिला देवी। वंदना भैया। हाँ बोलिए दीदी। हाँ, मैं तो ये कह रही थी कि जो निगोदिया से निकले और दो इंद्रिय बन करके फिर सीधे मोक्ष ही चले गए, तो फिर उनका तो ये स्वक्षेत्र परावर्तन बहुत छोटा हो गया। सभी निकले, जी। सभी के सभी नित्य निगोदिया दो इंद्रिय पर्याय। नहीं नहीं, जो 923 गए मतलब, तो वो 923 जो है, जैसे ही उनको सम्यक दर्शन हो गया, अब देखो 923 आए थे कहाँ पर, वो तो निगोदिया से उसे निकल करके दो इंद्रिय में चले गए। दो इंद्रिय में। तो दो इंद्रिय में कौड़ी की पर्याय को जो पाया, उन्होंने जो एक इंद्रगुप्त कीड़े की जो पर्याय जो उन्होंने बाई थी, अब उसकी साइज कितनी थी। और उसके बाद में सीधे वो पंचेंद्रिय भरत चक्रवर्ती के पुत्र, मतलब चतुर्थ काल के शुरुआत के समय की अपेक्षा, मतलब धनुषों में उनकी सैकड़ों धनुषों में अवधारणा उनकी। तो देखो क्या इसका मतलब क्या हो गया, स्वक्षेत्र की अपेक्षा से अगर आप देखोगे तो परावर्तन में उनका काउंट होगा ही नहीं वो, हाँ। है ना। तो स्वक्षेत्र की अपेक्षा से परावर्तन में काउंट नहीं होगा। दूसरा, जैसे ही सम्यक्त को पा लिया, सम्यक्त को पा लिया तो ये बात तो पक्की थी कि उनका स्वक्षेत्र परावर्तन पूरा होगा ही नहीं। तीसरी बात, उनकी उस वह में जितनी आयु थी उन्होंने पुरुषार्थ करके उसको भी सिद्ध पद को पा लिया, तो परावर्तन की कोई बात ही नहीं रही। तो ये जरूरी नहीं है कि सब लोग अपने आप, किंतु उससे पहले इतर निगोदिया बने, इतर निगोदिया बनने से पहले त्रस पर्याय की कितनी सारी पर्याय उन्होंने घूम करके आए थे। तो उन अनादिकाल से जब वो जीव उनका 923 का भी घूम रहे थे अनादिकाल से, तो उन्होंने कभी ना कभी तो स्वक्षेत्र परावर्तन कितने सारे पूर्ण किए होंगे उन्होंने, ये तो पक्का है। तो इस नहीं, तो अभी ये तो दो में ही चले गए ना, मतलब इतर निगोद से निकले, दो इंद्रिय बने और पंचेंद्रिय बन करके मतलब वो पंचेंद्रिय बन करके और फिर मोक्ष चले गए। तो चले तो गए, तो प्रश्न क्या है, उनका स्वक्षेत्र परावर्तन आगे नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, टूट जाएगा, वहां से वो मोक्ष चले गए। हाँ, पूरा करना जरूरी नहीं, बीच में भी जा ही सकते हैं। बिल्कुल पूरा करना जरूरी है, बिल्कुल नहीं है। अरे बाकी का तो छोड़ो, जिसका अर्धपुद्गल परावर्तन बचा हुआ है, आपका और हमारा अर्धपुद्गल अधिक से अधिक मानते हैं, किंतु वो 7-8 भाव में जो हम में से जाएंगे उनका तो कोई संबंध ही नहीं है अर्धपुद्गल के लिए, वो तो बहुत जल्दी चले जाएंगे। ठीक है। धन्यवाद। रेखा जी। वंदना भैया, मेरा उत्तर मिल गया चलिए, बाकी के सब प्रश्नों में। हाँ, रोहिणी जी। रोहिणी की आवाज आ रही है?
चलिए, तब तो कुसुम छाबड़ा जी बोलिए। वंदना भैया जी। हाँ, भैया जी, इनका कैसे मालूम पड़ेगा स्वक्षेत्र, परक्षेत्र, काल, भाव, मालूम कुछ नहीं पड़ेगा, सिर्फ केवली भगवान देख सकते हैं। या अकाउंट अकाउंट कुछ इनका ऐसा कुछ कुछ सिस्टम है कुछ? अकाउंटेंट रखा ही नहीं तो कौन उसकी गिनती रखेगा? सब ऑटोमेटिक? सब ऑटोमेटिक सिस्टम बनी हुई है, इस प्रकार से चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, कम ज्यादा भी हो सकता है, केवल भगवान देख सकते हैं। अब आपके और हमारी कितने हो गए, कितने की गिनती कहाँ की है? और अभी अपना परावर्तन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अपना स्वक्षेत्र भी चल रहा है, अपना परक्षेत्र भी चल रहा है, अपना काल भी चल रहा है, सब चल रहा है, अपने पांचों परावर्तन चल रहे हैं अपने। अब पूरे कौन से होंगे किसको पता? ठीक है, चलिए, नीरज जी। वरना भैया स्वक्षेत्र परावर्तन के अंतर्गत तो जो अपनी पर्याय के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है उसी को लिया जाएगा ना, शरीर की अपेक्षा, शरीर की अपेक्षा। मतलब ये और परक्षेत्र अभी ये जो शरीर के साथ में वो जन्मा है, कितने कितने प्रदेशों को साथ में जन्मा है, वो आयु अपनी पूर्ण करेगा, वो खत्म हो गया, अगली वाली पर्याय जो जन्मेगा, क्योंकि देखो पर्याप्त जब होगा तो उसकी साइज तो बढ़ती बढ़ती जाएगी, किंतु जन्मने के समय उन्होंने कौन सा वाला रखा है, कि कौन सा शरीर पाया उन्होंने, उस शरीर की अपेक्षा से सारा वर्णन है। तो अभी जो निगोदिया जीव का काय का जो उदाहरण दिया, उसमें कैसे फलीभूत करेंगे इसको? वो अपनी आयु देखो, काई का जब उसने शरीर ले लिया, अब काई का शरीर ले लिया तो पूरी की पूरी काई एक निगोदिया जीव का शरीर, ये तो स्थूल रूप से वर्णन है। अगर हम बाकी उसमें अनंत निगोदिया जीव भी तो आते हैं ना। हाँ, तो उसमें निगोद शरीर, क्योंकि अगर हम वो पुलरी आदि आदि जो चीजें उन्होंने 5 बताई थी उसकी अपेक्षा से जी। देखेंगे तो एक निगोदिया जीव का एक निगोदिया शरीर, और एक निगोदिया शरीर सबका मिलकर के शरीर है, जीव तो उतने उतने हैं, और क्योंकि एक निगोदिया शरीर में अनंत निगोद जीव है, तो वो जो जी। छोटा सा उनका जो शरीर है, वो शरीर हर एक जीव को अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि शरीर उतना ही है, उसको भोगने वाले, एक साथ भोगने वाले अनंत जीव है। तो उनकी जैसे वो पर्याय पूर्ण होने के बाद तो उनका विस्तार होता है क्या फिर? विस्तार मतलब कोई जैसे जैसे उन्होंने कर्म बांधे हैं, अब मान लीजिए कि एक आलू है, आलू में से एक बैच में से अनंत जीव मुक्त हो गए, मुक्त मतलब वो जी उस जी, पर्याय हाँ, निकल गए। पर्याय में गए। अब अगली पर्याय में हम्म, अनंत जीवों का क्या क्या होगा, सबका समान होगा कि नहीं होगा, ये जरूरी नहीं है। हाँ, वो अंतराल में भाई कितना उनका जैसे मान लो स्पंदन हुआ उस चार हिसाब जो है, स्पंदन। उसमें से 4 जो है पृथ्वी का एक बने, उसमें से 8 मान लो जल का एक बने, कोई उसमें से वनस्पति का एक बना, तो हर एक का आकार अलग अलग होगा। तो वनस्पति का ही तो बहुत स्थूल रूप आ गया, बाकी पृथ्वी का ही सूक्ष्म आ गया, और जल का ही भी स्थूल आ गया एक तरीके से देखा जाए तो। अब इसीलिए 64 अवगाहन वाला यंत्र बताया कि इनमें से कोई लब्ध पर्याप्तक बनता है, कोई पर्याप्तक बनता है, क्योंकि अकेले स्थावर काय को लेकर के नहीं चलेगा, स्थावर काय के साथ साथ में उन्होंने लब्ध पर्याप्तक है कि अपर्याप्तक नाम कर्म है, उसकी अपेक्षा से भी देखा जाएगा, क्योंकि 64 हाँ, अवगाहन की अपेक्षा से वो चलेगा। और इसके पहले की पर्याय में जो शरीर पाया था उससे सिर्फ एक प्रदेश अधिक लेकर के चल रहा है, अगर उससे कम ज्यादा वाला शरीर पाया है तो गिनती नहीं होगी, काल में तो गिनती होगी, किंतु आगे नहीं बढ़ेंगे उस स्वक्षेत्र परावर्तन में। एक एक क्षेत्र बढ़ोतरी करनी है। बिल्कुल, एक एक अवगाहना की अपेक्षा से देखा जाएगा तो वो आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक, वरना भैया और निगोदिया की बात क्यों, मैं तो कहता हूं कि अभी हमारे घर में 4 लोग हैं, समझ लो, मियाँ बीवी और 2 बच्चे, ये 4 है। अब ये 4 अपनी आयु पूर्ण करके, चारों की जो शरीर लेकर के जन्मे थे, कितने प्रदेश के साथ जन्मे थे, अलग अलग हो सकता है, एक, क्योंकि प्रदेश बहुत छोटा है, दूसरा यहां से कहां कहां जाएंगे किसको मालूम है, पक्का मालूम है क्या, पति पत्नी एक साथ ही जाएंगे कहीं तो अगले नहीं, होने। वो तो अलग अलग क्षेत्र में चले जाएंगे, इसका पर मतलब क्षेत्र परिवर्तन हो गया वो तो। ऐसे ही गोदिया जीवों के साथ भी होगा, कोई साथ, हाँ, एक साथ जाएंगे, एक साथ मरेंगे, किस प्रकार के भाव किए, तो बहुत सारे वो जो है साथ में रहेंगे, किंतु ये जरूरी नहीं कि सबका शरीर समान होगा, क्योंकि यहाँ पर शरीर की अपेक्षा से वर्णन हो रहा है।
हाँ, तो सूक्ष्म शरीर में जो जो एक एक प्रदेश बढ़ता जाएगा तो उसके अनुसार इनको पकड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। ठीक है, वंदना भैया। सुनीता दीदी। वंदना भैया जी, मेरा प्रश्न है कि वो स्वक्षेत्र जो गिनना है वो क्या सुमेरु पर्वत के नीचे का जो 1,000 योजन का बताया है उसके वहां से एक प्रदेश वहां से लेना है क्या? वो सब कुछ परक क्षेत्र की बात है, स्व क्षेत्र की ऐसी कोई बात नहीं। स्व क्षेत्र पर क्षेत्र में कहीं भी जन्म ले सकता है। स्व क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ शरीर की अवगाहना, स्व की अपेक्षा, मतलब अपने शरीर की अवगाहना की अपेक्षा से स्व क्षेत्र है। कहाँ जन्म ले रहा है, कौन सी गति में ले रहा है, कोई संबंध नहीं। कोई संबंध बाजू तो वाले ये क्या? बाजू वाले आप किस प्रदेश पर ले रहा है, क्या नहीं ले रहा है, कोई 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 संबंध नहीं। तो इसका स्वक्षेत्र कहाँ से गिनेंगे? जो यानी पूर्वी आवास वगैरह जो अंडर वगैरह हमने जो गिने थे सूक्ष्म उसमें जो पहला शरीर बनता है उसका स्वयं का सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक रुजुगति से जन्मा हुआ, जन्म के तृतीय समय में स्थित, ये वाला जो वर्णन है वो सर्वजगन्य अवगाहना है। वहां से शुरुआत, वहां से शुरू होगा। वहां से शुरुआत। चलिए, और कोई? रूबी दीदी, आपका अगर अनम्यूट होकर के आवाज पहुंच रही तो आप प्रश्न पूछ सकते हो। और किसी का प्रश्न? चलिए आगे बढ़े। स्वक्षेत्र में नो कर्म के बारे में कुछ पूछे? अच्छा, नो कर्म एक जीव है, उसका नो कर्म परावर्तन भी चल रहा है, कर्म परावर्तन भी चल रहा है, और स्व क्षेत्र परावर्तन भी चल रहा है। ऐसा हो सकता है क्या एक साथ? हो सकता है, बहुत बढ़िया, सब लोग कह रहे हैं कि हो सकता है। अब ये जो अगर मान लो साथ साथ में चल रहे हैं, अनादिकालीन जीव है, तो नो कर्म परावर्तन में किस अपेक्षा से उसका परावर्तन समझा जाएगा, कर्म परावर्तन में किस अपेक्षा से समझा जाएगा, और स्व क्षेत्र परावर्तन में किस अपेक्षा से परावर्तन समझा जाएगा। तो तीनों में क्या क्या अपेक्षाएं हैं परावर्तन की, ये आपको बताना है। कौन बताएगा? स्व क्षेत्र परावर्तन, नो कर्म परावर्तन और कर्म परावर्तन। तो नो कर्म परावर्तन में किस अपेक्षा से, कैसे शुरू होता है? हाँ, मीरा विना कर दी। भैया जी वंदना। भैया, जन्म के प्रथम समय में जिन नौ कर्म पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण किया, कब कब वो कब ग्रहण किया? प्रथम समय में, किसके प्रथम समय? अच्छा, जन्म के प्रथम समय में। प्रथम समय में जिन नौ कर्म पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण किया, वो ही पुद्गल वर्गणा जब ग्रहण करेंगे तब एक नौ कर्म पुद्गल वर्गणा अच्छा, परावर्तन। ये जरूरी है कि प्रथम समय में ही, जन्म के प्रथम समय में ही नो कर्म परावर्तन शुरू होवे? जैसे स्व क्षेत्र परावर्तन जरूरी है, नियम है कि सर्वजगन्य अवगाहना को लेकर के ही शुरू होगा, कोई दूसरी अवगाहना को लेकर के चालू नहीं हो सकता है। वैसे नो कर्म परावर्तन, मीना विनायका दीदी आपको बताना है कि नो कर्म परावर्तन जीव के जन्म के पहले समय में ही शुरू होगा क्या? आप अभी जहां बैठी हो वहां से इस समय से शुरू हो सकता है क्या नो कर्म परावर्तन? ये प्रश्न है। भैया जी हो सकता है। तो फिर आपने बताया कि प्रथम समय से ही लगाना है। आपने जन्म के प्रथम समय कहा, इसी पर हमें हमें आपत्ति है। जन्म के प्रथम समय की कोई भी नहीं, कोई भी व्यवहार काल का कोई भी एक समय ले लीजिए, वहां से नो कर्म परावर्तन और कर्म परावर्तन को गिनना शुरू कर सकते हैं। व्यवहार काल के किसी भी समय से, किसी भी गति से, किसी भी वेद से, किसी भी गांव से, ठीक है ना, धोती दुपट्टा पहना हो, साड़ी पहनी हो, वस्त्र कोई भी हो, ऐनक चश्मा लगा हो नहीं लगा हो,
गोत्र कोई भी हो, अब क्या क्या लगाओगे? ठीक है, क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। तो आपने कहा तो व्यवहार काल के किसी भी समय में, किसी विवक्षित समय में, ये शब्द लगा। विवक्षित समय मतलब आप पिन पॉइंट कर रहे हैं कि भाई इसकी चर्चा चल रही है। अब बताइए विवक्षित समय में क्या किया? भैया जी, नो कर्म पुद्गल वर्गणाओं को जिस वक्त ग्रहण किया, हम्म, इसी ही पुद्गल वर्गणाएं जब आएगी तब एक परावर्तन पूरा होगा। वैसे ही मतलब क्या? आपने बहुत शॉर्ट में कह दिया, आप सही जा रही हो, पर सारी चीजें जब तक पूर्ण नहीं होगी तब तक समझेंगे कैसे? तब तक हमारे मन में डाउट होगा, ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। जैसी अग्रहित ली वैसी ही अग्रहित वर्गणाएं। वो अग्रहित हो ग्रहित हो वो तो बाद में आएगा। पहले क्या? पहले 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 क्या? हाँ, जिन्होंने अब तक उत्तर नहीं बताया, कौन बताएगा? अंजलि दीदी। जय वंदना। उसी संख्या की, उसी स्वरूप की, उसी प्रकार की वर्गनाएं जब अगली बार ग्रहण करेगा तब एक परावर्तन पूरा होगा। उसी संख्या की, संख्या की, स्वरूप की, स्वरूप की और उस प्रकार की। अच्छा, स्वरूप और प्रकार, इसमें क्या क्या आप डालोगे अंदर? हाँ, हम स्वरूप यानी पुद्गल है तो उसका रूप रसगंध वर्ण होगा। क्या हो गया? अंजलि दीदी ने हमको एक दिन खाना खिलाया। हमने बोला अंजलि दीदी आपने बहुत अच्छा खाना बनाया था, क्या क्या डाला? बोली मसाले पड़े हैं इसमें। अब मसाले पड़े, बिना मसालों की तो सब्जी नहीं बनती है ना? कौन से पड़े हैं, कितने पड़े हैं? रूप रसगंध, वही ये पुद्गल वर्गना है तो उसका रूप रसगंध वर्ण जिस प्रकार का है, स्निग्धता जिस प्रकार की है, रुक्षता जिस प्रकार वर्ग की है, आदि की अपेक्षा से उनका। अपेक्षा से। चलिए, बहुत बढ़िया। मतलब एक तो स्वरूप की अपेक्षा से आपने बताया, एक तो संख्या की अपेक्षा से संख्या की अपेक्षा से। एक और अच्छी चीज रह गई। क्या रह गया? स्वरूप नहीं याद आ रहा है। कोई बात नहीं, काफी तक तो पहुंच गए। जी भैया, क्या पूछा था आपने भैया? दीदी ने दो चीजें बताई। जितनी संख्या में नौकर्म वर्गना ली थी किसी विवक्षित समय में, हाँ। जिस स्वरूप की ली थी, मतलब स्निग्ध रुक्ष वर्ण वाले जो उनके गुण होते हैं उनकी अपेक्षा से भी उन्होंने कंसिडर कर लिया। अब और एक चीज रहेगी, क्या? जितनी संख्या में ली थी, जिस स्वरूप में ली थी, उनका जो स्वरूप था, जिस प्रकृति की, मतलब जिन वर्गणाओं को ग्रहण करा था, और जिन वर्गनाओं को कर लेता, मतलब संख्या, फिजिकल वर्गना जो थी वही आनी चाहिए वापस। और जिस संख्या में ग्रहण करा था। हो गया हो गया। और एक और एक और एक और एक और एक। रीना दीदी स्थिति कर रही है। दीदी स्थिति की चर्चा तो कर्म परावर्तन में होगी। रेखा दीदी, उसी क्रम से। क्रम बाद में आएगा, उसके बाद क्रम में आना चाहिए, बाद में। एक रह गया और अर्चना दीदी। भैया जिस तीव्र मंद या मध्यम भाव से ग्रहण की। बहुत बढ़िया, जिन भावों से ग्रहण की थी। हाँ, भाव से। जितनी संख्या में, जितनी स्वरूप में, जो वर्गनाएं, जिन भावों से। चार चार आएगी तभी हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं। ठीक है, क्लियर है? वैसी ही वही वर्गनाएं उतनी ही संख्या में, वही स्वरूप के साथ, उन्हीं भावों से जब फिर से प्राप्त हो तब नौकर्म परावर्तन पूर्ण हो जाता है। कितना काल लगता है? एक नौकर्म परावर्तन दे दिया, वापस आता है। दीदी संख्या का इसका अर्थ ये हुआ कि जो आज शरीर जिस तरह का मेरे पास है, उसी तरह का शरीर मुझे पंच परावर्तन के बाद, स्व परावर्तन के बाद मुझे वापिस मिलेगा, जैसा मैं अभी दिख रही हूँ, क्योंकि वो तो शब्द जो है उसको, उसका निषेध नहीं किया जाएगा, किंतु शरीर तो स्थूल रूप से कहा। किंतु शरीर जिन वर्गणाओं से बना है, जितनी संख्या की वर्गणा से बना है, जिन स्वरूप वाली बना है, जिन भावों से उसको ग्रहण किया था, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और वैसी ही शरीर उन्हीं वर्गणाओं के साथ, उन्हीं संख्या के साथ मिलेगा तो नौकर्म परावर्तन पूरा। बिल्कुल ठीक, किंतु उसको समय कितना लगता है? वो तो अनंत समय। अनंत का है? अनंत के आगे क्या?
अनंत असंख्यात समय लगा। अनंत कह दिया तो असंख्यात कहने की जरूरत नहीं, अनंत तो असंख्यात से बहुत बड़ी है। अनंत क्या, अनंत समय कहूं, अनंत कल्पकाल कहूं, अनंत क्या, अनंत समय। अनंत समय निषेध नहीं करूंगा अनंत समय का, किंतु ये तो स्थूल रूप से वर्णन हो गया। और अनंत सागर वर्ष, ठीक है ना, ताकि उसका स्वरूप समझ में आ जाए। अनंत सागर वर्ष ले लेना, ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए, ये तो नो कर्म हो गए। अब ये नो कर्म को तो ये सारी चीजें हो गई, किंतु ये क्रम से भी तो आनी चाहिए, ये क्रम से भी तो आनी चाहिए वर्गणा। तो इन क्रम से जो वर्गणाएं आती है, ये क्रम से आने वाली वर्गणा 3 प्रकार से विभाजित की गई। वो कौन कौन सी 3 प्रकार की वर्गणा है? आहार वर्गणा या नौकर्म वर्गणा को 3 प्रकारों में विभाजित किया। वो कौन सी है, उसका स्वरूप क्या होता है हेमांगी दीदी? वर्गणा भी ग्रहित वर्गणा, अग्रहित वर्गणा और मिश्र वर्गणा। अग्रहित, ग्रहित और मिश्र वर्गणा, बहुत सुंदर। अग्रहित वर्गणा किसे कहेंगे? जो जीव ने पहले ग्रहण नहीं किया है वो अग्रहित है। तो आप लोग पता पाओगे, उत्तर मुझे पक्का है। शब्द अगर नहीं लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, अलग अलग अर्थ निकलेंगे। तो आपको एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द लगाने हैं। अग्रहित वर्गणा किसे कहेंगे? सुजाता शाह दीदी। संसार राशि की वर्गना असंख्यात जीव ग्रहण नहीं करना योग्य नहीं है। ये सब यहाँ पर नहीं आएगा। अब तो क्रम की बात चल रही है। क्रम में जो अग्रहित वर्गणा है, नो कर्म परावर्तन में जो अग्रहित वर्गणा ली जाती है, उस अग्रहित वर्गणा का वर्णन कैसे करोगे डॉक्टर मैना दीदी? जिस जीव ने जो वो वर्गणा कभी ली नहीं पहले, उसको कहेंगे अग्रहित वर्गणा। पहले कभी नहीं ली, बहुत पहले तो बहुत बार ली थी, फिर भी उसको अग्रहित कह रहे हैं। शब्द एक महत्वपूर्ण है, वो नहीं लगाओगे तो उत्तर गलत ही होगा। कल्पना दीदी, आपका हाथ नहीं दिख रहा है, बोलो कल्पना सेठ दीदी। जब परिवर्तन प्रारंभ होता है तो उस समय से जीव ने जीवधारा अभी तक ग्रहण नहीं किया है, वो अग्रहित वर्गणा है। किसी विवक्षित परावर्तन की अपेक्षा जो पुद्गल कर्म वर्गणा जीव ने ग्रहण नहीं की है उसे ग्रहित वर्गणा कहेंगे। सारे के सारे शब्द आने चाहिए। विवक्षित परावर्तन की अपेक्षा, हो सकता है वो पिछले परावर्तन में मेरे लिए ग्रहित थी, इस परावर्तन में मैंने अब तक नहीं ली है, मेरे लिए अग्रहित है। ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब अग्रहित की बात हो गई, ग्रहित परावर्तन की बात कैसे करेंगे? सुरेखा शादी अहमदाबाद, ग्रहित वर्गणा का क्या कहेंगे? ग्रहित वर्गणा किसे कहेंगे? सुरेखा शादी अनम्यूट करिए। दीपा दीदी। हाँ भैया जी, वंदना। हाँ सुरेखा दीदी बताइए। हाँ, जिस नौकर्म पुद्गलपणा को वर्गणा को ग्रहण करते हैं उसको ग्रहित वर्गणा। आपने भी वही वापस कर दिया दीपा दीदी। विवक्षित परावर्तन जब से चालू हुआ तब से जीव ने ये बारंबार लिया है, हमेशा उसको ग्रहित वर्गणा करते हैं। बार भी नहीं, एक बार। विवक्षित परावर्तन में जिस नौकर्म वर्गणा को जीव ने ग्रहण किया है उसे ग्रहित वर्गणा कहेंगे। अच्छा, भोग करके छोड़ दिया तो भी ग्रहित कहेंगे? जरूर कहेंगे। ठीक है, तो ये ग्रहित वर्गणा किसे कहते हैं? विवक्षित परावर्तन में उस जीव ने जिस नौकर्म वर्गणा को ग्रहण किया है उस वर्गणा को ग्रहित वर्गणा कहेंगे। जिसको ग्रहित उसको जिसको ग्रहण नहीं किया था उसको अग्रहित कहेंगे। बस, दोनों में एक ग्रहित एक अग्रहित, किंतु विवक्षित परावर्तन शब्द महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए लीला दीदी बताएंगे अब मिक्स वाला। हाँ, मिक्स किसे कहेंगे? मिक्स वर्गणा, मिश्र वर्गणा। वंदना भैया जी। विवक्षित परावर्तन में जीव ने जो ग्रहित और अग्रहित दोनों वर्गणा उनको मिक्स वर्गणा को फिर से जब ग्रहण करता है तो उसे
चलिए ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ट्यून अप करते हैं। किसी विवक्षित दो कर्म परावर्तन में जीव जब ग्रहित और अग्रहित दोनों प्रकार की वर्गना को ग्रहण करता है तो उस समय प्रबंध को मिश्र समय प्रबंध कहते हैं। समय प्रबंध लगाओ या ना लगाओ, उसको मिश्र वर्गना कहते हैं। एक ही वक्त में दोनों, एक ही समय प्रबंध में दोनों आएगी, ग्रहित अग्रहित दोनों आएगी। मतलब दोनों को एक साथ ग्रहण करता है, उसको मिश्र बोलेंगे। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। चलिए, एक प्रश्न यहाँ पर चैट में आ रहा है, रूबी दीदी ने डाला है, 1 मिनट। आपने बताया कि स्वक्षेत्र परावर्तन और परक्षेत्र परावर्तन साथ साथ चलते हैं, तो हमारा प्रश्न ये है कि क्या इस प्रक्रिया को हम ऐसे ग्रहण कर सकते हैं, पौधे के द्वारा छोड़ी ऑक्सीजन को हमारे द्वारा लिया जाना और हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को पौधों के द्वारा ग्रहण किया जाना? भाई देखो, ये आप दो अलग अलग जीव ले रहे हो, हम और पौधा दो अलग अलग जीव है रूबी दीदी, ठीक है। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस उदाहरण को इस प्रकार से ले सकते हो कि भाई मेरे लिए मैंने ग्रहण करके छोड़ दी थी, तो वो वर्गना मेरे लिए ग्रहित है, किसी दूसरे के लिए अग्रहित हो सकती है, या फिर दूसरे के लिए भी ग्रहित हो सकती है क्योंकि उसने वही वर्गना को लेकर के ग्रहण कर लिया, तो वो उसके लिए ग्रहण, क्योंकि दोनों के साथ साथ चल रहे हैं। तो इस प्रकार से ये उत्तर आ सकता है। किंतु स्वक्षेत्र परक्षेत्र में क्या होता है, एक ही जीव की अपेक्षा से वर्णन है, तो या तो पौधे की अपेक्षा से वर्णन करना, या तो हम जीव जिसको जो ऑक्सीजन को ले रहा है या छोड़ रहा है उसकी अपेक्षा से वर्णन करना, ठीक है। चलिए चलिए, दो कर्म परावर्तन तो आ गया, अब अग्रहित ग्रहित हो गया है। अब यहां पर ग्रहित वर्गना अग्रहित वर्गना, पहला कोटा जो है दो कर्म वर्गना का, जो पहला कोटा है, वो पहले कोटे को कौन समझाएगा? पहले कोटे को कौन समझाएगा? हाँ, विके जैन जी बताइए। वंदना सर। रवि वंदना सर। अच्छा, आपका प्रश्न का जवाब मैं दे रहा हूँ, आधा मिनट मेरा प्रश्न कर सकता हूँ ना? एक तो इन्हीं दिनों आज वर्ष प्रतिपदा के दिन आपने ध्यान सागर जी महाराज का जन्म भी पिछले वर्ष मनाया था। किनका? ध्यान सागर जी महाराज का। अच्छा। क्योंकि वो एक लिख रखे है मैंने लाइन, तो उसमें था, और गौतम गणेश स्वामी का तो खैर है ही, और मल्लिनाथ भगवान के गर्भ कल्याण के दिन, तो हो सकता है तारीख के कारण मैच कर गया हो, या आज प्रतिपदा के दिन ही है, नववर्ष के दिन ही है। देखो, तिथि की अपेक्षा से जो वर्णन करते हैं वो तिथि की अपेक्षा से चलेगा, डेट की अपेक्षा जो कैलेंडर, जैसे सौर कैलेंडर कहा जाता है, सौर दिनदर्शिका कहा जाता है, उसकी अपेक्षा से जो चलेगा तो वो उसकी अपेक्षा से होगा। किंतु बहुत बार दो चीजें जो है वो मैच कर जाती है, हो जाता है। तो आज उनका है या नहीं? कभी कभी ऐसी भी चीजें बनती है, जैसे कल ही उदाहरण हुआ, इसलिए मैं बता रहा हूं, मेरे साथ ही हुआ। 1987 में मेरी परदादी, जिनको मैं आदर्श मान करके चलता हूं, प्रतिभाधारी, हमारे कुल में सबसे ज्यादा सम्यक रत्नत्रय को आचरण करने वाली अब तक पिछले 5-6 पीढ़ियों में, उनकी स्मृति दिन था जो चैत्र कृष्ण अमावस्या है, तो उसी दिन उनका समाधि मरण हुआ था, और उस दिन सूर्य ग्रहण भी था। बाद में, अब इतने वर्षों के बाद में 38 साल हो गए, तो 38 साल के पश्चात फिर से ग्रहण और चैत्र कृष्ण अमावस्या, ये दो चीजें जो है, ये और उनका स्मृति, मतलब उनकी स्मृति दिन, ये तीनों दिन जो है, ये तीनों चीजें कल फिर से मैच होगी, किंतु डेट मैच होवे ही ये मालूम नहीं। तो इस प्रकार से ये अलग अलग प्रकार की चीजें बन जाती है, अलग अलग, हर साल में वही तिथि और वही दिन मैच हो जाए, मतलब जो सौर कैलेंडर है वो मैच हो जाए, जरूरी नहीं है, किंतु कभी कभी हो सकता है। तो जोरदार हमारा उनको वंदन। और क्या क्या, जैसे ये 19 साल में प्राय मैच के करीब आ जाते हैं हमेशा, 19, 38, 57, 76, 91, इस प्रकार सारी चीजें गणित की अपेक्षा से चलती है। और ये गणित क्यों है?
क्योंकि ये गति से जुड़ा हुआ है, गति भी गणित की अपेक्षा से चलती है, और सारा का सारा व्यवहार काल जो है वो ज्योतिषवासी देवों के भ्रमण की अपेक्षा से है। जब ज्योतिषवासी देव अपने भ्रमण में आगे पीछे नहीं करते कि भाई शनिवार को इस गति से चलेंगे, संडे छुट्टी है थोड़ा आराम से चलेंगे, ये वाली बात नहीं है ना। तो जितना भी अनादिकाल से चल रहा है और अनंत काल तक उसी गति से चलते रहेंगे, इसलिए व्यवहार काल का बंटवारा बिल्कुल बढ़िया से बढ़िया उत्तरी सूक्ष्मता से किया जा सकता है, एक एक समय तक किया जा सकता है। तो इसी अपेक्षा से कथन है कि अगर वही वही तिथि जो है उस प्रकार से आ सकती है, किंतु बैच हो भी ये जरूरी है। ज्ञान सागर जी महाराज का आज है या आगे पीछे हो गया? तो वो देखना पड़ेगा, मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं। अब मैं वो यंत्र पे आऊं। हाँ। तो उसमें अग्रहित अग्रहित मिश्र, अग्रहित अग्रहित मिश्र ऐसे 3 वहां पर है, तो उसको कैसे कथन करेंगे? अग्रहित 2 बार आ गया, मतलब अग्रहित अग्रहित को अनंत बार अपन को ग्रहण करना पड़ेगा। अच्छा, तो एक बात बताइए, अनंत बार तो कर लिया, तो सबसे अब कोटा शुरू हो रहा है, तो सबसे पहले कौन सी वर्गना को ग्रहण करेंगे? अग्रहित को। अग्रहित को। और दूसरी बार किसको करेंगे? दूसरी बार भी अग्रहित को। तीसरी बार जैसे इत्तेफाक से अग्रहित न हो करके ग्रहित या मिश्र अन्य हुई तो वह गणना में नहीं आएगी। जैसे आपने 22 में से 5 को ग्रहण किया था तो एक माइलस्टोन बन गया 22, कोई बात नहीं, बिल्कुल समझ में आ गई बात। मतलब बीच में एक सर्व मान्य चीज हो गई, इसलिए मैंने उसी उदाहरण को रखे अपन को। तो अग्रहित फिर अग्रहित अनंत बार होने के बाद में एक बार मिश्र। बहुत बढ़िया। तो अग्रहित अनंत बार होने के बाद में एक बार मिश्र हो जाएगी। बहुत बढ़िया, पहला कोटा पूर्ण हो गया। दूसरे कोटे की शुरुआत कैसे होगी? दूसरा कोटा कौन बताएगा? डॉक्टर महीना दीदी, दूसरा कोटा कैसे शुरुआत होगा? दूसरे कोठा के अंदर भी जब पहले अग्रहित आ रही है वो तो अग्रहित एक बार आएगी, ठीक है। फिर दूसरी बार अग्रहित आ रही है, उसको लिया, और फिर उसके बाद मिश्र आगे आया तो उसके पहले अग्रहित को अनंत बार करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद एक बार मिश्र आएगी। बहुत बढ़िया। चलिए, अब आप लोगों को बताना है कि भाई पहला कोटा भी एग्जीक्यूट हो गया, दूसरा कोटा भी कार्यरत हो गया। अब 2 कोटि के पश्चात आपके पास कौन कौन सी वर्गना कितनी कितनी संख्या में है? प्रश्न समझ में आ गया? 2 कोटों के पश्चात आपके पास कौन कौन सी वर्गना कौन कौन सी संख्या में है? सुनीता बज दीदी। वंदना भैया, अग्रहित तो अनंत बार है और मिश्र 2 ही आई हुई है। अच्छा, चलिए, तो मैं ज्यादा इस प्रकार से पसंद करता कि अग्रहित अनंत बार, बट 2 अनंत बार आ गई और मिश्र 2 आ गई। ठीक है, चलिए, क्योंकि यहाँ पर 2 अनंत बार कह सकते हैं, होगी तो अनंत बार ही, किंतु 2 अनंत बार और 2 मिश्र आ गई। बहुत बढ़िया। चलिए, अब तीसरा कोटा कौन बताएगा? तीसरा कोटा जिन्होंने नहीं उत्तर दिया अब तक, ऐसा कोई है? नीना दीदी का आपने भी दे दिया है। हाँ, प्रतिभा दीदी आप बताइए तीसरा कोटा। पीडीएफ है सामने? नहीं है। आपने कॉपी में लिखा है? आप क्लास में थी पहले वाले? कोई बात नहीं, जरूर सुन लेना, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आप जैसी स्वाध्याय के लिए तो इसलिए मैं विशेष बोल रहा हूं क्योंकि आप सामायिक वगैरह करते हो, तो सामायिक में इन चीजों को अगर आप बार बार चिंतन करोगे तो वैराग्य के भाव जल्दी हो जाएंगे। तो इसलिए जिनको वैराग्य चाहिए वो इस प्रकार के परावर्तन की चर्चा जरूर कर लेना और सामायिक में इसको चिंतन जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए, अब कौन बताएगा इसको? कुसुम चावला दीदी मुंबई, बताइए तीसरा कोटा। भैया ग है, तो पहले अनंत बार अग्रहित लेंगे, फिर अनंत बार अग्रहित लेंगे, फिर एक बार ग्रहित होगा। चलिए, तो अनंत बार अग्रहित करने के बाद एक बार ग्रहित होगा। तो कुसुम दीदी, हम आपको ये और बताइए कि 3 कोटे एग्जीक्यूट होने के पश्चात आपके पास क्या क्या है? तो अनंत बार अग्रहित, फिर अनंत बार अग्रहित, फिर एक बार मिश्र, फिर अनंत बार अग्रहित, फिर अनंत बार अग्रहित, फिर एक बार मिश्र, यानी अनंत बार 4 बार अनंत बार हो गया और 2 मिश्र हो गया। और तीसरे कोटे में 2 बार अग्रहित अनंत बार, फिर अग्रहित 2 बार और एक बार ग्रहित।
कौन कौन इनसे सहमत है? यदि आपकी सरकार नहीं बनेगी, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। आप एक आपके साथ एक छोटी सी गलती हो गई, आपने तीसरा कोटा तो एग्जीक्यूट किया, ये तो तीसरे के पहले पहले दूसरे को नहीं देखा, तीसरे के पहले पहले और दूसरे को नहीं देखा। वो देख करके थोड़ा सा वर्णन करोगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ना वो बताया ना भैया, 2 बार अग्रहित अग्रहित अनंत बार अग्रहित अनंत बार अग्रहित और 1 बार मिश्र। तो 1 बार मिश्र हो गया, दूसरे कोटे में अनंत बार अग्रहित, फिर अनंत बार अग्रहित, फिर मिश्र। तो छोटा सा प्रश्न मैं आपको पूछता हूं कि तीसरे कोटे के पश्चात आपके पास अग्रहित कितनी है? 1 नहीं, अग्रहित अनंत बार, अनंत 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 कितनी अनंत बार? 5 न 6 बार अनंत बार अनंत बार अनंत बार। गड़बड़ है। अच्छा, मिश्र कितनी है? 2। यही गड़बड़ है। क्यों? तो भैया 2 कोटे में 2 बार। क्यों? क्योंकि तीसरा एग्जीक्यूट होने से पहले पहला और दूसरा समान है ना, वो अनंत चलेगा और फिर तीसरा कोटा चलेगा। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा शुरू ही नहीं होगा। जब तक पहला दूसरा अनंत बार नहीं होंगे तब तक तीसरा नहीं आएगा। मतलब 2 बार अनंत अग्रहित वर्गना आएगी, अनंत बार मिश्र वर्गना आएगी, ओके 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 ओके, और फिर 1 बार ग्रहित आएगी। ओके ठीक है। तो तीसरे कोटे के अंत में अनंतों बार अनंतों बार मिश्र और 1 क्लियर। चलिए, बहुत बढ़िया। अब पहली पंक्ति के अंत में क्या बताना है? पहली पंक्ति के अंत में आपके पास कौन कौन सी वर्गना कितने कितने क्वांटिटी में होगी? हेमांगी दीदी, पहली पंक्ति के अंत में। वंदना भैया, अग्रहित वर्गना 12 टाइम्स अनंत। 12? वो तो तीसरे कोटे में ही अनंत हो गई थी। नहीं मतलब अग्रहित अग्रहित हर एक कोठे में 2-2 बार आता है ना, इससे 6 कोठे हो गए। हाँ, तो पहली प्रश्न ध्यान से सुनना। पहली पंक्ति के अंत में, पहली पंक्ति पूरी हो गई तो पहली पंक्ति के अंत में कितनी अग्रहित होगी? अनंत बार। अनंतों बार, एक अनंतों बार, अनंत अग्रहित होगी। मतलब जो अनंत है वो अनंत को अनंतों बार रखना, तो अनंतों बार अनंत अग्रहित हो गई। चलो, बहुत बढ़िया। मिश्र कितनी बार होगी? वो भी अनंत बार हो गई। अनंत बार होगी है, अनंतों बार अनंत होगी? अनंतों बार अनंतों बार हो गई। अनंतों बार अनंत मिश्र हो गई। और ग्रहित कितनी हो गई? वो भी अनंतों बार ग्रहित मिश्र ग्रहित हो गई। बार हो गई। वो अनंतों, मतलब एक ही अनंत होगा उसका, एक अनंत बार ग्रहित हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो भी अनंत बार, क्योंकि वो अनंत बार ग्रहित होने तक ही पहली पंक्ति चलती है। क्योंकि अनंतों बार बाकी की चीजें चलने के पश्चात ये एक एक बार चलती है, क्योंकि अनंतों बार अग्रहित चलेगी, उसके बाद एक मिश्र है, तो एक मिश्र को अनंत करने के लिए अग्रहित को अनंतों अनंत होना पड़ेगा, तो जाकर के अनंत मिश्र आएगी। और मिश्र को अनंतों बार अनंत मिश्र होने के बाद फिर ग्रहित अनंत हो जाएगी, ग्रहित एक अनंत हो जाएगी। ठीक है, चलिए, ये पहली पंक्ति हो गई। चौथी पंक्ति में सबसे ज्यादा वर्गना कौन कौन सी आएगी? चौथी पंक्ति में सबसे ज्यादा वर्गना कौन सी आएगी? कुसुंदरी कलकत्ता। वंदना भैया जी, ग्रहित की आएगी। ग्रहित आएगी। और सबसे कम कौन सी आएगी? सबसे कम आएगी अनंत की, अग्रहित की, अग्रहित की, अनंत की। जो चौथी पंक्ति है, चौथी पंक्ति के अंत में, सिर्फ चौथी पंक्ति की अपेक्षा से बताना है, चौथी पंक्ति के अंत में अग्रहित कितनी आएगी? आपके पास कितनी जमा होगी? ग्रहित ग्रहित फिर अग्रहित है,
अग्रही सिंपल क्वेश्चन है, चौथी पंक्ति के अंत में जमा होगी। अग्रहित चौथी पंक्ति का खाली हिसाब चाहिए, नहीं, चौथी पंक्ति का अनंत ही होगी। अनंत ही होगी। अनंत होगी क्या अनंतों बार अनंत होगी? चौथी पंक्ति के हिसाब से तो अनंतों बार अनंत नहीं होगी, सारा काउंट करेंगे तो अनंतों बार अनंत होगी। चौथी का अपेक्षा से तो अनंत एक अनंत होगी क्या अनंतों बार अनंत होगी? अनंत बार अनंत होगी। सिंपल एक अनंत होगा। बहुत बढ़िया। तो एक है क्योंकि वो अंत वाला जो है वो सिर्फ एक अनंत होने पर पंक्ति पूर्ण हो जाती है, ये उसका सार है, ये हम सबको पकड़ना है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। दो कर्म का यंत्र आप लोगों ने घोट चोट ले लिया, अच्छी बात है, सबको उत्तर सही आ गए। अब आप इसमें भाई हाँ पहली पंक्ति से चौथी पंक्ति का जो पहला है वो अनंत एक बार है हमारा, हम्म, फिर दोबारा अनंत है, इसलिए अनंतों बार अनंत है, हम्म, ठीक है ना। फिर अनंतों बार अनंत करते करते फिर एक बार हम लोग लेंगे मिश्र, इसी क्रम से है ना। फिर दूसरी लाइन में फिर हाँ, अब मतलब पूरा क्लियर नहीं हुआ मुझे, थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा है मुझे, पूरा एकदम अंत वाला जो हर एक पंक्ति का जो अंत वाला अक्षर है वो अनंत बार, एक सिंगल अनंत बार होते ही पंक्ति पूरी। ठीक। और वो सिंगल अनंत होने के लिए बीच वाला अक्षर जो है वो अनंतों बार अनंत होगा, और उसके पहले वाला या उस लाइन पंक्ति का जो पहला अक्षर है वो अनंतो अनंतो अनंतों बार अनंत होगा, उसके पश्चात होगा। चलिए, इसी के संबंध एक चीज आप लोगों से चर्चा करने की रह गई थी, इसलिए मैं बार बार आप लोगों को मैंने ये प्रश्न पूछे। तो आप सोच रहे थे स्वक्षेत्र परावर्तन से नो कर्म में ये क्यों घुस गया वापस, है ना? क्योंकि चार पंक्ति पूरी कर्म की हो या नो कर्म की हो, यंत्र तो वही है 72 कोटे का। एक मन में प्रश्न आता है कि भाई ग्रहित की सबसे ज्यादा काल आ गया, मतलब अग्रहित को लेने में ज्यादा काल लग गया, या ग्रहित को लेने में ज्यादा काल लग गया, या मिश्र को लेने में ज्यादा काल लग गया? एक बार आप लोग यंत्र की तरफ देख लेना, चारों पंक्ति की तरफ देख लेना, तो कौन सी वाली वर्गना को लेने के लिए ज्यादा समय लगा? नीरज जी कह रहे मिश्र। अच्छा, ये कहते हैं, उल्टा कर लेते हैं, सबसे कम समय कौन सी वर्गना को लेने के लिए लग गया? सबसे कम समय अग्रहित, ग्रहित के मिश्र। तीनों ही उत्तर आ सकते, तीनों में से कुछ तो आएगा। हाँ, मीना मीना दीदी आपको क्या लग रहा है? ग्रहित। आपको ग्रहित लग रहा है। कितने लोग हैं जिनको ग्रहित लग रहा है? निर्मल चावला जी है। हाँ, हेमांगी दीदी कह रही सबको अनंत समय लगा, किंतु सबको अनंत जो समय लगा है कम ज्यादा भी तो लगा होगा ना? क्या सबको समान लग गया हेमांगी दीदी? सबको समय समान लग गया? चारों पंक्तियों को देखना। सुनीता पज दीदी कह रही कि सबको समान लग गया। अच्छा, पहले तो ये समझ लेते हैं भाई, सब लोग मानते हैं कि ग्रहित को अनंत काल लग गया, अग्रहित को अनंत काल लग गया, और मिश्र को भी अनंत काल लग गया, ये पक्का है। चलो ठीक है, किंतु इनमें अल्प बहुत बिठाना है, किसका अनंत कम था, किसका अनंत ज्यादा था। तो सबसे पहले तो बात यह करनी है, क्या सभी को समान लग गया या उसमें कम ज्यादा है? क्या लगता है मैना दीदी? कम ज्यादा है। कम ज्यादा है ना? कम ज्यादा। मिश्र को तो ज्यादा लगा, कम ज्यादा अनंत बार हुआ मिश्र वाला। जो प्रश्न है देखो, कम ज्यादा लग रहा है कि सबको समान लग रहा है? पहले वो तो खत्म करो। नहीं, कम ज्यादा लग रहा है। हेमांगी दीदी, आप अभी भी कायम हो? भैया ये तो परावर्तन है ना, तो अनंत समय का परावर्तन बार बार चल रहा है कई समय से, तो सबको समान लगेगा। देखो, एक परावर्तन की अपेक्षा से भी समझ सकते हैं, और एक परावर्तन में जो आएगा वही अलग अलग परावर्तन में भी उसी प्रकार से आएगा। तो अगर आप एक परावर्तन में सबको समान समय लग गया तो बाकी उनको भी समान वही ना, क्योंकि उसी चीज को तो रिपीट करना है।
तो हाँ पहले एक परावर्तन को समझ लेते हैं। तो एक परावर्तन में अग्रहित वर्गना को ग्रहण करने के लिए जितना काल लगा, ग्रहित वर्गना को लेने के लिए जितना काल लगा, और मिश्र को लेने के लिए जितना काल लगा। क्योंकि सभी पंक्ति में पहले मानो अग्रहित ज्यादा है तो दूसरी में मिश्र ज्यादा जल्दी आ रही है, ऐसे बारी बारी से हो रही है ना। फिर चौथी लाइन में ग्रहित जा रही है। सार निकाल लो और बता दो क्या हो रहा है। देखो अभी रूबी दीदी ने यहाँ पर कुछ तो कह दिया, मिश्र ज्यादा लिए है। मिश्र की ज्यादा संख्या है। हाँ, मिश्र की संख्या। रूबी दीदी कह रही है कि एक परावर्तन में अग्रहित 1, मिश्र 2 और ग्रहित 3। मतलब दीदी अग्रहित को सबसे कम समय देना है क्या रूबी दीदी? नीरज जी कह रहे हैं कि समय समय समान लग रहा है, काउंट अलग अलग है। देखो 72 जो काउंट है ना उसी की अपेक्षा से पूछा जा रहा है। बीच बीच में जो आ गए वो तो हर एक जीव को अलग अलग आएगा, तो उसकी तो चर्चा नहीं कर सकते। जो रिपीट होती है चीजें, जो सब में काउंट समान होगा। दीपा दीदी का जो 2 कर्म परावर्तन है, जो 72 काउंट करने हैं, सुनीता दीदी के वही काउंट 72 करने हैं, उसी की तो कल्पना की जाएगी, उसी की तो तुलना की जाएगी। बीच वाले जो है तो वो हर एक जीव को अलग अलग तरीके से आ सकते हैं, उसकी क्या तुलना करें? बात समझ में आ गई नीरज जी? तो अग्रहित वर्गना 2 कर्म परावर्तन में सब उसको लेने के लिए सबसे कम काम काल लगता है या मिश्र को लगता है कि ग्रहित? प्रश्न ये है। तो किसी ने कहा अग्रहित, किसी ने कहा ग्रहित, और किसी ने शायद कह दिया मिश्र। ठीक है, अब आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं उसको देख लेते हैं। एक चार्ट आपके पीडीएफ में भी दिया गया है, उसकी चर्चा अब कर लेते हैं। आचार्य भगवान कह रहे हैं अग्रहित परमाणु का ग्रहण काल, प्रमाण तो अनंत है, अनंत वर्ष ही आएगा, किंतु सबसे स्तोक है, सबसे अल्प है। तो अग्रहित परमाणु को जो लिया गया है एक जीव के द्वारा एक 2 कर्म परावर्तन में, वो सबसे कम है उसका काल। फिर उससे अनंत गुना काल मिश्र परमाणु को लेने के लिए लगता है। देखो एक सही पहिया जब अनंत बार चलता है तो दूसरा पहिया एक बार चलता है, और दूसरा जब अनंत बार चलता है तब तीसरा पहिया एक बार चलता है। इसका मतलब तीसरा पहिया एक बार चलने के लिए पहला पहिया अनंत अनंत बार चला, अनंत अनंत बार चला। तो ये हर एक पंक्ति में अगर हम देखेंगे तो पहला पहिया, दूसरा पहिया और तीसरा पहिया, इनकी चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि हर एक पंक्ति में पहला पहिया सबसे ज्यादा चलेगा, बीच वाला पहिया उससे कम, तीसरा पहिया सबसे कम। ये बात तो पक्का। तो एक बार देख लेते हैं यंत्र को। पहले वाले में अग्रहित, मिश्र और ग्रहित, ये 3 पहिए हैं। तो सबसे ज्यादा पहिया किसका चला? अग्रहित का। जगह 2 नंबर पर और 3 नंबर पर ग्रहित का। अब दूसरी पंक्ति देखो, मिश्र पहिया सबसे ज्यादा, फिर अग्रहित का 2 नंबर पर और ग्रहित 3 नंबर पर। अब 3 नंबर को देखो, मिश्र का पहिया सबसे पहले 1 नंबर पर, और 1 नंबर वाला पहिया सबसे ज्यादा चलता है। मतलब दूसरे और तीसरे में अगर देखेंगे तो मिश्र वाला पहिया जो है वो सबसे ज्यादा चलता है, आया ना? हाँ। अब तीसरा और चौथा पहिया देख, तीसरा और चौथा पंक्ति देखो, उसमें अग्रहित और अग्रहित जो है, अग्रहित सबसे अंत में है, तीसरे और चौथे में अग्रहित सबसे अंत में है, और पहले और दूसरे में ग्रहित सबसे अंत में है। क्लियर? पहले वाले में अग्रहित पहले में है, चौथे वाले में ग्रहित पहले में है। तो ओवरऑल दिखने के लिए तो हमको ऐसा लगता है कि अग्रहित और ग्रहित को समान लगता है, क्योंकि अग्रहित प्रथम स्थान पर प्रथम पहिए की अपेक्षा से एक बार है, ग्रहित भी प्रथम पहिए की अपेक्षा से एक बार है। मिश्र की 2 ग्रहित
तीसरे नंबर के पहिए पर जो सबसे स्लो घूमता है वो एक बार है, और अग्रहित भी एक बार है। तो अब तक की बात अगर हम लोग देखें पहली और चौथी पंक्ति की अपेक्षा से, तो हमें एक दिख रहा है कि भैया पहली दूसरी पंक्ति और तीसरी चौथी चारों पंक्ति की अपेक्षा से देखा जाए तो ग्रहित और अग्रहित मोटा मोटी में समान दिख रहे हैं। 2 बार प्रथम पहिया, 2 बार। अब बीच वाले में जरा जाकर के देखते हैं 2 में। तो बीच वाले में देखना मिश्र मिश्र ये है। इसका मतलब ये बात तो पक्की है कि जो 2 नंबर का पहिया है, 2 नंबर का जो पंक्ति है, उसमें मिश्र मिश्र के पश्चात कौन सा चलेगा? अग्रहित चलेगा और फिर ग्रहित चलेगा। तीसरे में मिश्र चलेगा, फिर ग्रहित चलेगा, फिर अग्रहित चलेगा। अग्रहित चलेगा। इसका एक और अलग से निकल रहा कि भाई मिश्र इससे सबसे ज्यादा है। मतलब मिश्र अंत में कभी भी नहीं है। मिश्र या तो बीच वाला पहिया बना है, नहीं तो पहला पहिया बना है। मतलब जो पहले 2 स्पीड से चलने वाले हैं, मिश्र वाला उसी में चला है। तो इसका अर्थ एक पक्का हो गया कि सबसे ज्यादा काल जो है वो मिश्र का ही लगेगा। ये बात पक्की है। तो एक बार देख लेते हैं। ऐसा दिख रहा है क्या यहां पर? नहीं। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि अग्रहित परमाणु का ग्रहण काल सबसे कम है, मिश्र परमाणु का ग्रहण काल उससे अनंत गुना है, और ग्रहित परमाणु का ग्रहण काल जघन्य और उत्कृष्ट 2 बनाए हैं। कि ग्रहित परमाणु का जघन्य काल होगा और फिर उत्कृष्ट काल होगा इसकी अपेक्षा से। मतलब हमें सिर्फ 72 जो क्रम से आ रहे हैं उनको देख करके नहीं चलेगा, पूरे परावर्तन को देख करके चलेगा। अगर पूरे परावर्तन को देख करके नहीं चलेंगे और सबके समान मान करके चलेंगे तो ग्रहित का जघन्य काल और ग्रहित का उत्कृष्ट काल ये संख्याएं बन ही नहीं सकती। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं यहां पर, तो ये एक से एक ज्ञान की अपेक्षा से आपको बता रहा था, इस पे ज्यादा अंदर नहीं घुसना है कि ऐसा क्यों वैसा क्यों। ये आज भगवान ने देखा है, इसको पहले समझने का, इसको तर्क मत लगाओ। ये गणित जो देखा गया है उसकी अपेक्षा से वर्णन है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि अग्रहित सबसे कम, मिश्र उससे ज्यादा, फिर ग्रहित का जघन्य काल उससे अनंत गुना, और उद्गल परिवर्तन का जघन्य काल। उद्गल परिवर्तन का जघन्य काल मतलब कर्म अनुकर्म दोनों को मिलाकर के जब देखते हैं तो किसी भी जीव को नाना जीवों की अपेक्षा सबसे कम उद्गल परावर्तन का काल रख सकता है और किसी को सबसे ज्यादा लग सकता है। हाँ या ना? सबका काल तो अलग अलग है, उद्गल परावर्तन का काल तो सबका अलग अलग है। तो इस अलग अलग है मतलब किसी को जघन्य लगेगा, किसी को उत्कृष्ट लगेगा, बाकी सारे मध्यम में आएंगे। तो आचार्य कह रहे हैं कि ग्रहित परमाणु का जघन्य काल जो है वो मिश्र परमाणु से अनंत गुना ज्यादा है, किंतु पुद्गल परावर्तन का जो जघन्य काल है वो ग्रहित परमाणु काल से कुछ अधिक है। गुना नहीं है, कुछ अधिक है। फिर ग्रहित परमाणु का उत्कृष्ट काल उद्गल परावर्तन के जघन्य काल से अनंत गुना है, और उद्गल परावर्तन का उत्कृष्ट काल ग्रहित परमाणु के उत्कृष्ट काल से कुछ अधिक है, गुना नहीं हुआ। ठीक है, तो ये एक बार इसको थोड़ा समझने की अपेक्षा से आपको देखना है ये किस प्रकार से चलता है। अब आपका प्रश्न होगा कि भैया इसको समझाओ कि ये कम क्यों कहा और इसको ज्यादा क्यों कहा है। फिर गणित में घुसना पड़ेगा। कुछ अधिक जहां पर कहेंगे वहां पर गुणाकार नहीं करेंगे, पहले वाले का भाग देकर के एक उत्तर आएगा, उसको मूल में जोड़ा जाएगा। अनंतवा भाग करके उसको मूल में जोड़ा जाएगा। मतलब जहां पर विशेष अधिक है वो कितना अधिक है, तो पहले वाले के अनंतवें भाग प्रमाण अधिक है। x से y
कुछ अधिक है, तो कितना अधिक है? x डिवाइडेड बाय अनंत प्लस x इज इक्वल टू y। x का अनंतवा भाग x में ही मिलाने से x से थोड़ा ज्यादा बनेगा, उतना y है। मतलब y क्या है? कुछ अधिक है, विशेष अधिक है। और जब गुणा कहते हैं तो सीधे सीधे अनंत से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, ये हम लोगों ने पहले भी देखा था अवगाहना के यंत्र में, तो खैर उसमें मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं करूंगा, जितना देना था उतना दे दिया। हाँ नीरज जी, क्या क्या कहना चाहते हो? एक मिनट अनम्यूट किया, बोलिए। वरना भैया, जैसे जगन्य ने बताया आपने, अगर वो ग्रहित के अंदर, तो उसके अंदर उत्कृष्ट तो बताया नहीं गया है। उत्कृष्ट कहाँ से पकड़ना पड़ेगा आपने को? कुछ दिया नहीं प्रिंट, जिसका जगन्य कहा उसका उत्कृष्ट कहा। ग्रहित का ही जगन्य हुआ और पुनर् परावर्तन का जगन्य हो गया, दोनों का उत्कृष्ट आ गया। लिंक वाली पीडीएफ में तो नहीं है, जगन्य ही दे रखा है, उत्कृष्ट नहीं दे रखा है। अभी आपके सामने जो है वो दिखा रहे, वही पीडीएफ है ना? हाँ, ये पीडीएफ तो इसमें उत्कृष्ट कहाँ पे दे रखा है? 5 नंबर। 5 और 6 देखिए, उत्कृष्ट उत्कृष्ट है। 5 और 6 मैं 30वां देख रहा हूँ अभी तक तो। हाँ 30वां देख रहा था मैं 30 में उत्कृष्ट नहीं दे रखा है। 30 कौन सा? मैं पेज नंबर नहीं कह रहा हूँ, स्क्रीन पर जो चार्ट है उसमें 1 से 4 का क्रम लगाया है, तो अंतिम 2 पंक्तियां देखिए। अंतिम 2 पंक्तियों में तो दे रखा है, मैं 30वें नंबर का देख रहा था। अच्छा, परमाणु तीसरे में इस वजह से और 5वें में उसी का उत्कृष्ट है, चौथे में जगन्य है और चौथे का 6ठे में उत्कृष्ट है। जी जी जी, चलिए वरना भैया। अब थोड़ा सा वापस स्वक्षेत्र के, अब कर्म परावर्तन के बारे में कुछ पूछना है, थोड़ा सा पूछ लेते हैं। नो कर्म परावर्तन और कर्म परावर्तन में फर्क क्या है? नो कर्म परावर्तन और कर्म परावर्तन, दीपाली भी। तो कर्म परावर्तन में आबादा नहीं रहता, आबादा काल नहीं होता। कर्म परावर्तन में आबादा काल होता है। और कर्म का बंद हुए तो उसी क्षण, उसके अगले क्षण वो फल देना चालू करता है। अगले समय बोलना, क्षण में अगले समय। ठीक है। अब ये तो आपने बताया कि नो कर्म वर्गणा और कर्म वर्गणा बंधने के पश्चात क्या होता है बताया। अब बिल्कुल ठीक, अब परावर्तन की अपेक्षा से दोनों में फर्क बताओ। नो कर्म परावर्तन और कर्म परावर्तन, इनमें क्या फर्क होगा? नो कर्म परावर्तन शरीरों के बारे में होता है। नो कर्म यानी शरीर, और कर्म अवगाहना, अवगाहना के बारे में। नो कर्म, अरे नो कर्म में तो अवगाहना की कोई बात नहीं, अवगाहना वाले स्व क्षेत्र में आ जाएगा। नो कर्मांत शरीर बनाने के लिए जीव जो कर्म वर्ग, जो वर्गना लेता है उसको नो कर्म वर्गना बोलते हैं। उसमें 3 प्रकार है, गृहित, अगृहित और मिश्र। और कर्म परावर्तन बोले तो जो 8 कर्म है वो। हाँ, मतलब आपको क्या कहना है कि भाई नो कर्म परावर्तन और कर्म परावर्तन में ग्रहित, अग्रहित और मिश्र वर्गनाएं दोनों में होती है, किंतु फर्क क्या है? फर्क एक है, एक परावर्तन नो कर्म वर्गना की अपेक्षा से चलता है, दूसरा कार्बन वर्गना की अपेक्षा से चलता है। यह पहला फर्क। दूसरा फर्क क्या है कि नो कर्म वर्गना का स्निग्ध, रुक्ष, गंध वर्ण आदि जितनी संख्या में जो भावों से ग्रहण किया, उस जिस स्वरूप से ग्रहण किया उसकी अपेक्षा से वर्णन है। और कर्म परावर्तन में कार्बन वर्गना की संख्या के साथ साथ में प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश की अपेक्षा से वर्णन है। दो में फर्क देखो। यंत्र वही है, समानता पूछी जाएगी तो यंत्र बता देना, फर्क पूछेंगे तो नो कर्म वर्गना में नो कर्म वर्गना की अपेक्षा से परावर्तन, कर्म परावर्तन में कार्बन वर्गना की अपेक्षा से परावर्तन। तो रॉ मटेरियल की अपेक्षा से फर्क हो गया पहला। और अब दूसरा, रॉ मटेरियल में क्या क्या चेक करते हो,
तो भाई 9 कर्म परावर्तन में हम लोग क्या क्या चेक करते हैं? संख्या चेक करते हैं, उसका स्वरूप चेक करते हैं और भाव चेक करते हैं। कार्बन परावर्तन में, कर्म परावर्तन में क्या चेक करते हैं? कर्म की प्रकृति और प्रदेश। इसमें सारी चीजें आ गई, संख्या भी आ गई, सब आ गई। ठीक है, ये 2 मुख्य फर्क है। सबको याद आ गया भाई? चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब आपको बताना है, जब कर्म परावर्तन पूरा होता है, जब कर्म परावर्तन पूरा होता है, तब आप क्या क्या चीजें क्रॉस चेक करोगे? पहली कार्बन वर्गना के साथ में अंतिम कार्बन वर्गना को, जहां पर कर्म परावर्तन पूरा हो रहा है, क्या क्या क्रॉस चेक करोगे, तुलना करोगे, और फिर कथा कहोगे कि भाई आपका कर्म परावर्तन पूरा हो गया। निर्मल छाबड़ा जी। इस समझ में नहीं आया। अच्छा, कर्म परावर्तन पूरा हो गया, ये कब कहोगे? क्या चीज? कर्म परावर्तन पूरा हो गया, ये कब कहोगे? जब मोक्ष हो जाएगा। जब सभी कर्म नष्ट हो। जिस प्रकार की परिगणना है, पहले इसने रुक स्वाद वाली पहले ली, उसी प्रकार की वर्गना वापस। तो पहली वर्गना आप जब कह रहे हो ना, जब देखो मैं क्या कहूंगा, जब निर्मल जी हमारे यहाँ पर पधारे थे, अब वापस निर्मल जी पधारे हैं, तो हम दोनों ने हम लोग टाइम उतनी निकाले। मात्रा में, उतनी संख्या में, उतनी मात्रा में, उच्च संख्या में, उसी प्रकार की वर्गनाएं लेवे। इतना स्थूल उत्तर तो नहीं चलेगा निर्मल जी, है ना? तो कार्बन वर्गना में अभी अभी हमने कुछ कहा था, कार्बन वर्गना में क्या चीज चेक करेंगे? स्थिति अनुपात। सूर्य दीदी बताइए। कर्मण वर्गना में हम कर्मों की स्थिति, अनुभाग और प्रदेश, प्रकृति, और साथ में उनकी संख्या। अनुभाग प्रदेश प्रकृति मतलब जो कर्म लिए थे वही कर्म है, प्रकृति है क्या? जितनी स्थिति वर्गना ली थी वही स्थिति वाली वर्गना है क्या? जिस अनुभाग वाली वर्गना ली थी वही अनुभाग वाली है क्या? उतनी संख्या में है क्या? ये कर्म परावर्तन में हम चेक करेंगे। अब अंतिम प्रश्न, बहुत बढ़िया, स्वक्षेत्र परावर्तन के बारे में। स्वक्षेत्र परावर्तन किसे कहते हैं? क्या बताना चाहे, स्वक्षेत्र परावर्तन किसे कहते हैं? जिन्होंने अब तक उत्तर नहीं दिया है, सुभद्रा दीदी। हाँ दीदी बोलिए। वंदना भैया जी। वंदना दीदी बोलिए। अपने अपने क्षेत्र में ही घूमना। अपने क्षेत्र में घूमना बहुत अच्छी बात है। अपने कैंपस से गेट खोल करके बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अपने गेट के अंदर ही घूमना, है ना? बहुत बढ़िया। नहीं दीदी, आचार्य ऐसा नहीं कहते, आचार्य ने तो कुछ अलग उत्तर दिया है। अच्छा चलो, तो आपको और एक थोड़ा सा नजदीक लेकर के जाते हैं। आपका स्वक्षेत्र परावर्तन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है। चल रहा है। पूरा हुआ होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा। उसके पहले नहीं छूटोगे। सम्यक दृष्टि का पूरा नहीं होता है, जो आज शुरू हो चुका है वो पूरा नहीं होता। सम्यक दृष्टि उसके पहले छूट जाता है। और आप प्रतिभाधारी हो, पंचम गुण स्थान तो चौथे के बिना नहीं बनता है ना? तो आपका तो जरूर होगा। तो ये चीजें हमको सबसे पहले समझनी चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया दीदी। अब थोड़ा सा सुन लीजिए किसी के द्वारा कि भाई स्वक्षेत्र परावर्तन क्या है। आपके शायद अंदर आपको पता चल गया है, शब्दों में नहीं आ पाया, कोई बात नहीं, सुजाता दीदी को पूछ लेते। सुजाता दीदी जरा बताइए स्वक्षेत्र परावर्तन क्या है, जल्दी जल्दी। जीव शरीर द्वारा अवगाहना करता है। जीव शरीर द्वारा अवगाहना करता है। चलो, जीव की अवगाहना शरीर की अपेक्षा से होती है। हाँ चलिए, और इसको कहेंगे? हाँ, अपने शरीर की अवगाहना जघन्य, उत्कृष्ट वगैरह। नहीं नहीं दीदी, ऐसा 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 उत्तर देंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, है ना? चलिए पूछ लेते हैं। लिली दीदी आप बताइए। आकाश की जितनी क्षेत्र को व्याप्त करता है, शरीर, जीव प्लस शरीर,
आकाश के जितने क्षेत्र को व्याप्त करता है उतनी अवगाहना, तो वो स्व क्षेत्र। स्व क्षेत्र क्या उगाना है, बहुत बढ़िया। अब स्व क्षेत्र परावर्तन बताइए। जीव प्लस शरीर, पर द्रव्य नहीं होएगा, पर द्रव्य होएगा तो पर क्षेत्र। परावर्तन किसे कहेंगे? शरीर तो धारण कर लिया, परावर्तन कहने के लिए क्या चाहिए? परावर्तन कहने के लिए क्या चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। लीला दीदी, कोई जीव सबसे जघन्य अवगाहना लेकर जन्मा और उस भव की आयु को पूर्ण करके मरेगा। बहुत बढ़िया, ये शुरुआत है। फिर उसके बाद फिर एक एक प्रदेश की एक प्रदेश अधिक की अवगाहना प्राप्त करेगा और फिर उस आयु को पूर्ण करके मरेगा। बहुत बढ़िया। ऐसा करते करते कहाँ तक जाना है? क्रम से प्रदेश, एक एक प्रदेश आगे आगे बढ़ते हुए जब वो उत्कृष्ट अवगाहना को प्राप्त करेगा, किसकी तब उत्कृष्ट अवगाहना? पूरा होगा। जी, उत्कृष्ट अवगाहना किसकी है? उत्कृष्ट अवगाहना स्वयंभू रमण वाले जीव की। सभी नहीं, स्वयंभू रमण में पाए जाने वाले महामत्स्य की। महामत्स्य की, बहुत बढ़िया। और सर्वजघन्य किसकी है? वो ऋजु गति से जो जन्मता है तीसरे समय में, सूक्ष्म लब्ध पर्याप्त निगोदिया जी। बहुत बढ़िया। चलिए, सारे शब्द आ गए उसमें। अब इतने सारे शब्द जो लीला दीदी ने पिछले 5 मिनट से बोले हैं, उन सबको जोड़ देना, स्व क्षेत्र परावर्तन हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। पीडीएफ में जैसे जैसे दिया है एक बार देख लेना। आज के स्वाध्याय में इतना ही रखते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों का बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते रहे, यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।